मॉर्निंग माई सेल्फ शिव जाएंगे फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर साइकोन पढ़ेंगे। और साइकोन के अंदर सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के बाद उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पैरामीशियम तथा यूग्लिना इसके बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना सिर्फ साइकोन के बारे में कि साइकोन के अंदर किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है और प्लस इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो किस प्रकार है, कहाँ पे ये पाया जाता है, सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया जाता है संघ, यानी कि जो पोरिफेरा है तो पोरिफेरा कहाँ रहता है, पोरिफेरा जो संघ है वो कौन सा है, पोरिफेरा है। संघ इसका कौन सा है, पोरिफेरा। पोरिफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियर एनिमल, यानी कि छिद्रधारी जीव, पोर बियरिंग एनिमल, यानी पोर का मतलब क्या है, छिद्र, और बियरिंग का मतलब होता है धारी, यानी कि छिद्रधारी जीव, छिद्रधारी जीव, यानी कि पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसके जो साइकोन के अंदर जो पूरी बॉडी है वो छिद्र युक्त होती है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को वैसे ऑस्टिया बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, पोरिफेरा का क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका अंदर पूरा जो बॉडी होता है वो छिद्रधारी होता है, छिद्र युक्त होते हैं, इसलिए इसे पोरिफेरा में रखा गया है। फिर सेकेंड नंबर जो है इसका वो वर्ग है, वर्ग इसका है कैलकेरिया। कैलकेरिया का मतलब जिसका जो कंकाल बना होगा वो पूरा एक कैलकेरियस स्पिक्यूल से बना होगा। कैलकेरियस जो है इसका मतलब क्या है, इसका जो पूरा जो बॉडी जो कंकाल है उसके ऊपर छोटी छोटी क्या होगी, स्पिक्यूल्स होगी, जिसे बोलते हैं कैलकेरियाई, कैलकेरियाई स्पिक्यूल्स बोलते हैं, कंटिकाएं। तो छोटी छोटी जो कंटिकाएं इसके ऊपर मौजूद होगी, जिससे इसके अंदर एक कंकाल का निर्माण हो जाएगा। इससे अपन क्या बोलते हैं, कैलकेरियस कंकाल बोलेंगे। उसके बाद में इसका आता है गण का, तो गण जो है वो इसका है हेटेरोसिला, इसको ऑर्डर हेटेरोसिला के अंदर रखा गया है। वंश इसका साइकोन है और जाति जो है वो कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर जो साइकोन और कोऑर्डिनेट है इसको अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, जैसे कैलवस ने पढ़ाया था कि इसको जब भी इसका जो अपन क्लासिफाई करते हैं तो वंश जाति को क्या कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो है इसका प्राप्त स्थान, कि कहाँ पर पाया जाता है। तो साइकोन जो होता है वो साइकोन होते हैं चट्टानों के ऊपर या चट्टानों के मध्य ये चिपके हुए रहते हैं, चट्टानों से ये चिपके हुए रहते हैं। लवणीय जल में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है, मैराइन वाटर। ये समुद्री जल में पाया जाने वाला क्या है, एनिमल है, पोरिफेरस। आकार की बात की जाए, आकार और आकृति की बात की जाए तो इसके अंदर 1 to लगभग 3 सेंटीमीटर जो है वो इसका जो आकार के अंदर है। और आकृति देखी जाए तो कलश के समान होता है, इसलिए इसे अपन अर्न स्पंज के नाम से जाना जाता है। कलश के समान होते हैं, इसका जो आकृति कैसी वही कलश के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्न स्पंज भी कहते हैं। अब देखा जाए तो इसके अंदर कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर देखेंगे अपन कि जो बाह्य आकृति है, इस बाह्य आकृति के अंदर एक तो क्या होगा, ऑस्कुलम होगा जो सबसे ऊपर है, आगे वाला जो क्षेत्र होगा ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर जो रोम जैसे संरचना है या अपन कह सकते हैं फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे ऑस्कुलम, जालर बोलेंगे, इनकी फिम्ब्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम फिम्ब्री बोलते हैं। जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जितने भी वेस्ट मटेरियल जो बनेंगे बॉडी के अंदर, जितने भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बनेंगे, इन वेस्ट मटेरियल को स्पंजोसिल गुहा द्वारा यहाँ से बाहर निकाला जाता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उस वेस्ट मटेरियल को ऑस्कुलम के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए ऊपरी छिद्र, यानी कि सबसे अग्र भाग के अंदर ऊपर की तरफ जो छिद्र बनना है, इस छिद्र को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। इसकी आकृति कैसी थी, कलश के समान थी। ऊपर से दिख रहा है जिस प्रकार से जो कलश होता है उसके समान थी, तो कलश के समान थी है। और रोम जैसी संरचना, इनकी हिल-लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं इसको प्रेजेंट रहती हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है एक्चुअल के अंदर यहाँ पे एक स्पिंटर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक स्पिंटर बनता है।
ये स्फिंक्टर जो होता है वो अपनी साइज को कम वो ज़्यादा कर सकता है। जैसे कि जो इसके अंदर स्पंजोसाइट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसकी ऑस्कुलम के साइज को कम वो ज़्यादा करने में ये स्फिंक्टर हेल्प करता है, अवरोधनी जिसे बोलते हैं, तो ये इसको हेल्प करती है। इसलिए इसे बोलते हैं कि अपन क्या इसमें जो रॉन्ग सर्कल है इसमें क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम झालर या फिर फिम्ब्रिक बोलते हैं। और ये क्या करेगा, इसकी साइज को कम वो ज़्यादा करने के अंदर हेल्प करेगा, यानी इसके जो व्यास है, इसका ऑस्कुलम का जो व्यास है, इस व्यास को क्या करता है, कम वो ज़्यादा करता है। अगर बात की जाए तो ये था ऑस्कुलम। अब ऑस्कुलम का सेकंड जो नंबर आता है वो है ऑस्टियर का। तो ऑस्टियर जो होंगे वो ऑस्टियर जो होते हैं कैसे होते हैं, बाहरी क्षेत्र होते हैं। ये बॉडी के ऊपर जो मिलने वाले जो क्षेत्र हैं इसे बोलते हैं बाहरी क्षेत्र बोलते हैं। ये शरीर के अंदर खुलते हैं और क्या काम करते हैं कि जल या फिर खाद्य पदार्थों को, जल व खाद्य पदार्थों को शरीर के अंदर लेने में हेल्प करते हैं। यानी कि इससे यहाँ से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और प्लस जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इस छिद्र से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और कहाँ पे आ जाते हैं, एक बीच वाली जो गुहा है स्पंजोसील के अंदर, ये जो गुहा बढ़ेगी इसके अंदर इसे स्पंजोसील गुहा कहते हैं। इस गुहा के अंदर क्या करते हैं, ये प्रवेश करते हैं। लेकिन इस स्पंजोसील जो गुहा है इसका जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार हुआ, या फिर ऑस्टिया का जो निर्माण किस प्रकार हुआ है, इससे बढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी के अंदर। तो ये तो था इसका बाह्य संरचना, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो आकृति होती है वो कैसे होती है, कलश के समान होती है। इसका जो ऊपरी या अग्रभाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्कुलम के ऊपर छोटे छोटे रॉन्ग संरचना पाई जाती है जो पूरे सराउंडिंग को घेरते रहती है। काम क्या करेंगे कि ये जो क्या जितने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगी, इसके व्यास को कम बहुत ज़्यादा करेगी। और जो ऑस्टियोपर्जेंट हैं वो क्या करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से अंदर लेने का जो कार्य है वो कौन करते हैं, ऑस्टिया करते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो पॉलीगोनल टाइप होती है। आकृति के पॉलीगोनल जैसे शेप के अंदर बने होते हैं छिद्र, और स्पिक्यूल्स के बने होंगे। तो कार्य हो गया। नीचे की तरफ एक आधारित प्लेट है। इस आधारित प्लेट जो को अपन क्या बोलते हैं, आसंजन प्लेट भी कहते हैं। ये चट्टानों से चिपका के रखने का जो फंक्शन है, ये जो पूरा का जो साइक्लोन है, इस साइक्लोन को चट्टान से चिपका के रखने का जो कार्य है वो कार्य कौन करेगा, ये आधारित प्लेट करती है। एक चीज यहाँ और देखिए कि इसके अंदर यहाँ लिखा है मुकुल। ये जो मुकुल का जो निर्माण यहाँ होता है, मुकुल का जो निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ से ये जो छोटी सी संरचना है, जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर जो मुकुलन जो एक प्रकार का जो रिप्रोडक्शन की जो विधि है, जिसके अंदर क्या होती है कि शरीर के ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, अंगुली के समान एक छोटा सा प्रवर्धन निकलता है। इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, मुकुल कहते हैं। जब ये मुकुल जब बड़ा हो जाता है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेके जब बड़ा ग्रोथ करेगा, तभी यहाँ से शरीर से अलग अपना एक स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है और नया साइक्लोन का निर्माण कर सकता है। तो ये हो गया एक साइक्लोन की जो मॉर्फोलॉजी बाहर की जो संरचना उसके बारे में, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, कहाँ पे रहता है और इसके अंदर क्या क्या छिद्र मिलते हैं। एक तो ऑस्कुलम छिद्र अग्रभाग के अंदर, और एक होंगे वो बहुत सारे के मध्य भाग के अंदर छिद्र मिल रहे हैं, वो पूरे जो शरीर के अंदर क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने का फंक्शन करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इनकरेंट कैनाल से जाएंगे, और इनकरेंट कैनाल होती है रेडियल कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल दोनों जो होते हैं, इनकरेंट और रेडियल कैनाल दोनों एक दूसरे से एकांत क्रम में जुड़े होंगे। दोनों एक दूसरे से एकांत क्रम के अंदर इस प्रकार के जो वर्ण बनेंगे जिसके इसका निर्माण होगा कि ये जो बनेगी इस प्रकार से, एक इनकरेंट कैनाल बनेगी, एक रेडियल कैनाल बनेगी। इनकरेंट रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन इनके इन्वेजेशन और इवेजेशन से होता रहता है। अब देखेंगे इसका एनाटॉमी। अगर साइक्लोन के एनाटॉमी की बात की जाए तो इसकी जो आंतरिक संरचना है, साइक्लोन की आंतरिक संरचना,
आंतरिक संरचना के अंदर क्या देखेंगे कि एक तो आंतरिक संरचना का जो भाग होगा देह भित्ति, एक इसका भाग है देह भित्ति। दूसरा जो इसका भाग होगा कैनाल सिस्टम, कैनाल तंत्र। दो भागों के अंदर इसके एनाटॉमी का अपन स्टडी करेंगे। देह भित्ति जो होती है साइकोन की, वो दो स्तरों की बनी होती है। साइकोन की जो देह भित्ति है वो दो स्तरों की बनी होती है, इसलिए इसे डिप्लोब्लास्टी कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दो स्तरों की बनी होती हैं। इसकी जो बॉडी है वो दो लेयर होंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसके अंदर एक जो लेयर होगा बाह्य स्तर से बोलते हैं एक्टोडर्म जो है, एक बार एक्टोडर्म एक बार एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है उससे बोलते हैं पेनिकोडर्म। जो बाहर का लेयर है पेनिकोडर्म, और एंडोडर्म की जो कोशिका है उसे बोलेंगे कोइनोडर्म। कोइनोडर्म कोइनोडर्म का जो लेयर है, कोइनोडर्म की जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं कोइनोसाइट्स, और पिनेकोडर्म की जो कोशिका है उन्हें बोलेंगे पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट्स। तो कोइनोडर्म का जो इसका डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब कि इसके जो दो लेयर हैं, एक होगा एक्टोडर्म बाहर की तरफ जो पिनेकोडर्म कहलाते हैं, इनकी कोशिका को पिनेकोसाइट कहते हैं। दूसरा जो अंदर का लेयर है उसे बोलेंगे कोइनोडर्म, और इनकी कोशिका को बोलेंगे कोइनोसाइट। अब दोनों में अंतर क्या होगा, तो देखिए जब इसकी अपन एनाटॉमी की बात करेंगे तो इसका जो एनाटॉमी दो स्तरों का बना हुआ है, जैसे कंकाल का फॉर्मेशन करेगा उसके अंदर इस प्रकार से ये एकांकित वर्णन करते रहेंगे और किसका निर्माण करेगा, एक बीच में गुहा बन जाएगी, इस गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। इस एकांत क्रम में बढ़ित होने से इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक गुहा का निर्माण हो जाएगा, और इस गुहा को क्या बोलेंगे, स्पंजोसील। ये जो गुहा बनी हुई है इस गुहा को बोलते हैं स्पंजोसील। स्पंजोसील बीच के अंदर ये जो कैविटी बन रही है, इस कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं। अब देखिए ये जो बाहर की तरफ खुल रहा है इसे तो बोलते हैं, ये छिद्र बन रहा है ऑस्टिया, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया जो है वो बाहर की तरफ खुलते हैं, अंदर की तरफ ये जो इस प्रकार से जो कैनाल बन रही है, इस कैनाल को बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल, और इनकरेंट कैनाल खुलती है रेडियल कैनाल के, तो सेकंड में जो बनेगा वो होगा रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। तो देखिए कि जो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म है वो इस प्रकार से एकांत चक्र में बढ़ित होती रहेगी। इनके इसका एक तो अंतर वर्णन वही वर्णन होने से क्या होगा, दो प्रकार की जो कैनाल का निर्माण होगा, एक इनकरेंट कैनाल बनेगी, दूसरी रेडियल कैनाल बनेगी। इनकरेंट और रेडियल कैनाल दोनों एक दूसरे समांतर क्रम के अंदर चलती रहेगी, एक तो इसके अंदर इनकरेंट कैनाल, एक रेडियल कैनाल। अब देखिए इनकरेंट कैनाल जो है उसके दो सिरे हैं, एक सिरा तो इसका बंद रहेगा, एक सिरा खुला रहेगा। जो सिरा खुला रहता है वो क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने का कार्य करता है। इसका मतलब ये इसका एक सिरा कहाँ खुलेगा, ऑस्ट्रिया की तरफ, एक सिरा कहाँ खुलता है, ऑस्ट्रिया की तरफ खुलता है। दूसरा सिरा जो होता है वो इसका बंद रहता है, किसका, इनकरेंट कैनाल का। और इनकरेंट कैनाल जो होती है वो एक छिद्र द्वारा रेडियल कैनाल के अंदर होती है। तो ये जो दूसरी जो कैनाल बन रही है
वो कैनाल कौन सी है? रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल जो होती हैं वो कहाँ होती है? स्पंजोसील के अंदर। तो ये जो रेडियल कैनाल यहाँ बनती हैं, ये रेडियल कैनाल कहाँ खुलेगी? स्पंजोसील के अंदर। इसका मतलब इसके भी दो सिर हैं, एक सिरा जो होगा वो बंद होगा, एक सिरा क्या होगा? खुला होगा। तो जो खुला हुआ सिरा है वो तो कहाँ खुलेगा? स्पंजोसील के अंदर। तो रेडियल कैनाल जो बनती है उसका एक सिरा तो क्या है? बंद है, और एक क्या है? खुला है। तो खुला वाला जो सिरा है वो कहाँ खुलता है? स्पंजोसील के अंदर। ये कहाँ खुलेगा? स्पंजोसील के अंदर। तो देखिए इनके अंतर्बलन और बहिर्बलन से क्या बनते हैं? दो कैनाल का फॉर्मेशन होता है। एक तो इसमें इनकरेंट कैनाल बनती है, एक रेडियल कैनाल बनती है। इनकरेंट कैनाल किसमें होती है? रेडियल कैनाल के अंदर। और ये जो छिद्र हैं जो दोनों को यहाँ पे मिलाने का कार्य करते हैं, इन छिद्र को बोलते हैं प्रोसोफाइट। इसे क्या बोलते हैं? प्रोसोफाइट। जो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के अंदर खोलते हैं, और दूसरा कौन सा? जो रेडियल कैनाल को किसमें बोलते हैं? स्पंजोसील के अंदर। तो ये जो छिद्र हैं इस छिद्र को बोलते हैं एपोफाइट। एपोफाइट यानी कि ये क्या होता है? एपोफाइट। ये रेडियल कैनाल को किसमें खोलता है? स्पंजोसील के अंदर। तो दो प्रकार के छिद्र हैं, एक तो प्रोसोफाइल है, एक एपोफाइल। प्रोसोफाइल कहाँ मिलेगा? इनकरेंट कैनाल का जो अंतर्कोशिकीय जो अवकाश हैं, यानी कि जो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को जोड़ने का कार्य करता है। जब भी इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से प्रवेश करेंगे इनकरेंट कैनाल के अंदर, तो वो प्रोसोफाइल से होते हुए कहाँ आएंगे? रेडियल कैनाल के अंदर। और रेडियल कैनाल के अंदर भी एक छिद्र मिलेगा जो क्या करेगा? जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स रहे हैं उसको किसके अंदर? स्पंजोसील के अंदर पहुंचाने का जो कार्य होगा वो कौन करेगा? एपोफाइट करेगा। तो दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक तो प्रोसोफाइट, एक एपोफाइट। तो दोनों छिद्रों का क्या होगा? अलग अलग फंक्शन होगा। तो ये जो इसके अंदर जो कंकाल बन रहे हैं इस प्रकार से, वो कंकाल किनके कारण बन रहे हैं? इसका डिप्लोप्लास्टिक जो लेयर है उसकी वजह से बन रहा है, जिसके अंदर बाह्य डर्म को या एक्टोडर्म को तो पिनिकोडर्म कहते हैं, इन कोशिकाओं को पिनिकोसाइट कहते हैं। इनकी कोशिका चपटी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जैसे जो टाइल्स होती है, टाइल्स आपस में जुड़ी होती है, वैसे एक वॉचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अंदर का जो लेयर का फोकस होगा कोइनोडर्म का लेयर होगा, इनकी कोशिकाओं को कोइनोसाइट कहते हैं। शंकु के समान इसकी आकृति होती है। आगे पढ़ेंगे अपन जब इसकी कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, तब उसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अभी इसका एनाटॉमी के अंदर अपन देखते हैं, एक लेयर देखी जो दो लेयर होगी। फिर इसका जो कैनाल सिस्टम होगा, तो कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इसकी जो बाह्य संरचना जो जितनी सिंपल दिखती हैं, तो आंतरिक जो संरचना उतनी जटिल होती हैं। ये इसके जो पिनिकोडर्म है, कोइनोडर्म है, उन दोनों के अंतर्बलन से क्या होता है? फोल्डिंग की वजह से क्या बनती है? कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, नाड़ें बन जाती हैं। इन नाड़ तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? इसका कैनाल सिस्टम बोलते हैं साइकोन का, जिसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ देखेंगे? एक तो ऑस्कुलम के बारे में देखेंगे, एक क्या देखेंगे? ऑस्कुलम। एक तो फर्स्ट ऑस्कुलम, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, प्रोसोफाइल और एपोफाइल। ये सारे मिलकर इसके कैनाल सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए।